चलो, a very good morning to online and offline students. Last lecture इन डेज 8 स्टार्ट किया. इन डेज 8 हमें बताएगा with reference to accounting policy, changes in accounting estimates, prior period items और rectification of prior period items. In relation to accounting policy बड़ा डिटेल डिस्कशन किया था हमने कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या है, कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना चाहिए. अगर इंड एएस है तो उसी इंड एएस के बेस पे आपका अकाउंटिंग पॉलिसी बनना चाहिए. अगर इंड एएस नहीं है तो मैनेजमेंट को जजमेंट लगा के अकाउंटिंग पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा. ये जब आप क्रिएशन करते हो तो आप रिव्यू करोगे नंबर वन कि सिमिलर डेटा इज कवर्ड बाय सम अदर इंड एएस और नॉट, या फिर फ्रेमवर्क या कुछ प्रोनाउंसमेंट है क्या. यस. या फिर तुम चेक करोगे कोई और इंडेस या सॉरी कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ सम डिफरेंट कंट्री विच हैज सिमिलर फ्रेमवर्क, या फिर यू फॉलो इंडस्ट्री प्रैक्टिस. फिर हमने देखा अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं तो दो ही रीजन चेंज करने का. या तो इंडेस कहता है या इट लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन. इंडेस कहता है वो कंपलसरी बन जाता है, बेटर प्रेजेंटेशन है वो वॉलेंटरी चेंज है. तो अगर इन डेज कहता है कि चेंज करो तो चेंज का इम्पैक्ट शुड बी एज पर ट्रांजिशनल प्रोविजंस, अज्यूमिंग ट्रांजिशनल प्रोविजन इनटू एग्जिस्टेंस है. अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन इनटू एग्जिस्टेंस नहीं है या फिर वॉलेंटरी चेंज है देन यू शुड गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रैक्टिकेबल रहेगा. तो जिस दिन से वो आइटम है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस दिन से चेंज का इम्पैक्ट देते रहो. ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, opening balance of reserves, opening balance of asset, liability to that extent change करते रहो. एंड देन प्रीवियस ईयर में भी वो चेंज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए और करंट ईयर में तो डेफिनेटली वो चेंज का इम्पैक्ट दिखना ही चाहिए. अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो तुम उसका वो इम्पैक्ट दोगे फ्रॉम दी ईयर्स जहां से प्रैक्टिकेबल है, नॉट लेटर देन बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर. फिर हमने प्रायर पीरियड या करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स देखा था. आई थिंक इस पे थे हम. बराबर. डेफिनेशन कितना ब्यूटीफुल है. क्या बोलता है डेफिनेशन? मिस स्टेटमेंट या ओमिशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन वन और मोर प्रायर पीरियड फ्रॉम फेलियर टू यूज और misuse reliable information which was available or could have reasonably expected to be taken into account. Mathematical mistake, application of accounting policy wala mistake, oversight, misinterpretation of fact, frauds. इधर भी retrospective, practicable, not practicable. Yes, not practicable में from the earliest period practicable. Disclosure में क्या था वो error. फिर जो भी प्रायर पीरियड प्रेजेंट किया है करेक्शन टू ईच लाइन आइटम, impact on basic and diluted EPS, correction at the beginning of earliest period presented, and if retrospective application is not practicable, then explain how error was correct. इसके साथ हमने देखा वो थर्ड बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट तुमने लिखा होगा उधर ही, इसी के नीचे लिखा होगा थर्ड बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं या हम एरर का रेक्टिफिकेशन करते हैं, हम बिगनिंग ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से, यस बिगनिंग ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड से एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें उसका इम्पैक्ट देते हैं. लेकिन याद रखो ये बैलेंस शीट तभी बनाना है प्रोवाइडेड उस बैलेंस शीट के आइटम्स में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एएस और ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. आई थिंक इतना ही डिस्कस किया था ना हमने. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज.
During X2, Beta discovered that some products that have been sold during X1 were incorrectly included in inventory as on 31st March at 6,500. हम X2 में हैं और X1 में हमें एक एरर मिल गया. क्या है वो एरर? गुड्स बिक गए हैं लेकिन फिर भी इन्वेंट्री में इंक्लूड किए गए हैं. Beta's accounting record for X2 showed sale of 1 lakh 4, cost of goods sold 86,500, including 6,500 for error in opening inventory, and income tax 5250. In X1, Beta reported sales at 73,500, COGS at 53,500, profit before tax is 20,000, income tax 6,000, profit after tax 14,000. 2000 X1 opening retained earnings was 20,000, closing retained earning was 34,000. ये कैसे बना 34,000? ओपनिंग 20 था और उस साल का 14,000 आफ्टर टैक्स ऐड कर दोगे तो 34,000 आ जाएगा. Tax rate is 30% for X2 X1. There are no other income and expenses. Beta has 5,000 का share capital throughout and no other component of equity except retain earnings. His shares are not publicly traded and does not disclose EPS. ठीक है. Present profit and loss and produce an extract of statement of changes in equity in accordance with Ind AS 8. तुम कौन से ईयर में हो? X2 में हो. एरर कब हुआ है? अच्छी बात क्या है? एरर हुआ वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एरर प्रीवियस ईयर में ही हुआ है. अगर एरर आज से 4 साल पहले हुआ होता तो फिर उसका इम्पैक्ट मुझे बताना पड़ता. लेकिन एरर प्रीवियस ईयर में ही हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले उसके इम्पैक्ट में कोई चेंजेस नहीं. जैसे देखो, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, तो मुझे पता है ये 20,000 करेक्ट है. उसमें जो 14 ऐड किया वो गलत है. 20,000 करेक्ट है. तो अभी अपने को करना क्या है? कुछ नहीं. जो प्रीवियस ईयर का डेटा है जिसमें एरर हुआ है उसको करेक्ट कर देना है. बराबर है. और जो करंट ईयर का डेटा है जिसमें अभी भी वो एरर का इम्पैक्ट दिखता है. क्यों दिखता है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है. उसको भी एडजस्ट कर देना है. एक बार ये दो चीज कर देते हैं तो अपना प्रीवियस ईयर करंट ईयर एक्यूरेट दिख जाएगा. एंड देन तो कोई टेंशन नहीं. कर सकते हो करेक्ट? करके दो.
किया। किया क्या? आया ना? वो किया। पक्का? देखो, सीओजीएस लास्ट टाइम का कितना है? 53,500। अब उस 53,500 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। उस 53,500 में से 6,500 माइनस किया हुआ है। यस और नो? जबकि वो माइनस करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसी साल में बिक गया था। तो मेरा सीओजीएस प्लस होना चाहिए ना? तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। और मेरा करंट ईयर का सीओजीएस कितना बता रहा है? उस 86,500 के अंदर ये 6,500 इंक्लूडेड है। इससे होगा क्या? ये कितना बनेगा? टैक्स कितना आएगा? 7,200 इसका। सिक्सटीन। मतलब अगर मैं रिटेन अर्निंग्स की बात करूं तो रिटेन अर्निंग्स वो जो दिखा रहा था 20 + 14, हम दिखाएंगे 20 + 9,450 +16,800, 46,250। बराबर। कैपिटल विल रिमेन 5,000 ओनली। यस, तो अगर अगर हम देखें, यही आ रहा था। यस। 46,250। क्वेश्चन में एक चेंज कर दो, चलो। मेक कैपिटल एज रुपीज 50,000। Capital as rupees 50,000. So then this will match। बराबर। अब कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट जो उसने मांगा नहीं है लेकिन मैं प्रेजेंट कर रहा है सो दैट मेरे डिस्क्लोजर पैटर्न के साथ में मैच कर रहा है। ध्यान से देखो। इफेक्ट ऑन, इसको हम बोलेंगे कौन से साल में हुआ है ये?
X1 इंक्रीज इन सीओजीएस हो गया 6,500 से। डिक्रीज इन इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड टैक्स पेबल हो गया 1950 से 6,500 का 30%। बराबर है। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 4,550 से। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एडजस्ट हो गया 0.91। सर ये कैसे मिला? कुछ नहीं, मेरा 4,550 डिवाइड बाई 5,000। सर 5,000 कैसे मिला? 50,000 कैपिटल है, 5,000 इंटू 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स 5,000। इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया 6,500 से, और इक्विटी रिड्यूस हो गया 4। अभी कॉमन सेंस है, जितने से प्रॉफिट रिड्यूस होएगा उतने से ही इक्विटी पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रिड्यूस प्रॉफिट ही मेरे रिटेन अर्निंग्स में जाता है। हेलो, याद रखोगे? इधर थर्ड बैलेंस शीट बनाने का क्या? थर्ड बैलेंस शीट बनाने का क्या? क्यों नहीं बनाने का? एरर तो हुआ है, रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बनाने का? क्योंकि इट डज नॉट चेंज एनीथिंग विद रेफरेंस टू माय ओपनिंग बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ भी चेंज करता?
पूरा हो गया है। डेट्स चेंज कर दूंगा। आपके डेट्स क्या होंगे? 11x1, फिर प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st December x1, बैलेंस ऑन 31st December x1, 31st December x2, बैलेंस ऑन 31st December। बराबर ना, x1 और x2 ही है ना? मार्च है। इट वुड बी, तो x0x1 आएगा ना? x0x1। ओपनिंग बैलेंस होगा। हम्म, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा 1st April x1, sorry x0, and then it would be x0x1, तो 31st March x1। बराबर। हाँ 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 हाँ। बाकी सब बराबर है ना? या नेक्स्ट करूँ? कृष्णा।
हो गया? ये इफेक्ट एज क्या आएगा अभी? 31 मार्च X1 ना? देखो इधर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, फिर भी हम दे रहे हैं। कल अगर पूछ लिया तो कंप्लीटेड। ऑल ऑफ यू, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। An entity has charged off certain expense as finance cost in its financial statement for year ended 31st March X1. While preparing annual financial statement for year ended 31st March X2, management discovered that these expenses should have been classified as other expenses instead of. The error occurred because management inadvertently misinterpreted certain facts. The entity intend to restate the comparative amount for prior period presented in which the error has occurred. That is 31st March X1.
Would this reclassification of expenses from finance cost to other expenses in the comparative amount be considered as correction of error under Ind AS? Would the entity need to present third balance sheet? दो सवाल पूछा है. क्वेश्चन नंबर वन, क्या इसको हम करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे एज पर इंड एस 8? एंड टू, क्या एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत है? पहले बात करो ना, एरर है कि नहीं है. क्योंकि देखो, इसके वजह से ना प्रॉफिट चेंज होता है ना कुछ चेंज होता है. फिर भी क्या एरर बोल सकते हैं हम इसको? डेफिनेशन में बैठेगा. बोलो. मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट से मिस स्टेटमेंट हुआ है ना. सो मतलब फॉर ऑल सी, हर एरर आपके प्रॉफिट को कम करे या बढ़ाए ऐसा जरूरी. बहुत बार आप एरर इस तरह से करते हो जिसमें प्रॉफिट रिमेनिंग कांस्टेंट, बट आप इंटरनली अगर क्लासिफिकेशन में एरर कर देते हो तो वो भी गलत पिक्चर छोड़ता है ना. तुम्हारा वो था फाइनेंस कॉस्ट, तुमने उसको क्लासिफाई कर दिया अदर एक्सपेंसेस. सो नॉर्मली a reader of financial statement will have a wrong interpretation with reference to your overall finance cost. So if you charge finance cost as other expenses, you start showing less finance cost. तो people may start feeling कि भाई इसका debt या तो कम है, या debt अगर reasonable भी है लेकिन इसका cost उस reasonable debt पे कम है. And that is misrepresentation of fact. हेलो. यस. तो एरर है, उसको करेक्शन ऑफ एरर एज पर इंड एस 8 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ या ना? बोलेंगे. क्या थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं? सबसे पहला 31 मार्च X1 को ये हुआ है, और तुम X2 में है, मतलब तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ही हुआ है. इसके पहले वाले साल का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो कौन सा फिगर चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसके अंदर. हम्म. नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो आइटम जो आपने प्रेजेंट किया है पे हो गया है, पेएबल है, आउटस्टैंडिंग करके कैसे उसको क्लासिफाई किया है. देन वो एरिया देखना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसका आंसर है पढ़ो देखो, तुमको समझ में आता है क्या? इतना सब लिखोगे तुम तो बहुत अच्छा. लिखोगे ना? हाँ बोलता है.
बस ये दो, और यहां से ये इतना मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7. While preparing annual financial statement for year ended 31st March XT, entity discovered that a provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in corporate office, which was required to be recognized in annual financial statement for year ended 31st March X1, was not recognized due to oversight of the fact. The bonus was paid during X2 and was recognized as an expense in annual financial statement of the said year. Would this situation require retrospective restatement of comparative amount considering that the error is material? आपको 31st March X3 में, पहले देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है और फिर बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। बोलो क्या करें। अच्छा क्या हुआ एरर में वो समझा क्या। 31st March X1 को बोनस का प्रोविजन करना चाहिए था, वो तुमने किया नहीं। जब पेमेंट किया 31st March X2 को, तो उसको 31st March X2 का एक्सपेंस करके पे कर दिया। तो इधर अगर ध्यान से देखोगे तो एरर 2 साल में हुआ है। X1 में जब प्रोविजन करना चाहिए था वहां नहीं किया, और X2 में पेमेंट करके उसको उस साल का एक्सपेंस बताया। तो तुमको लॉजिकली करना क्या चाहिए, लास्ट ईयर का जो तुमने एक्सपेंस करके बताया उसको एक्सपेंस से बाहर निकालो, सेइंग दैट ये प्रोविजन के सामने एडजस्ट होगा। और उसके पहले वाले साल में रिटेन अर्निंग्स को कम करो, प्रॉफिट को कम करो, और प्रोविजन क्रिएट करो, और उस प्रोविजन को सेकेंड ईयर में एडजस्ट करो रादर देन एक्सपेंस को एडजस्ट कर रहा है। इससे तुम्हारा थर्ड बैलेंस शीट भी बनेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर्स चेंज हो जाएंगे, तुम्हारा रिजर्व कम हो जाएगा या रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और प्रीवियस ईयर के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने जिसको प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस बोला है वो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो लायबिलिटी का सेटलमेंट। हेलो, पढ़ लो आंसर, छोटा सा ही है। क्या करूं, करूं कुछ चेंज के तुम कर लेगा, कर लेगा।
नहीं तो ऐसा बोल देता है। कर दिया। यस। फिफ्थ तो पहले ही कर लिया था ना हमने। फोर्थ भी कर लिया। सेकेंड हो गया। फर्स्ट और थर्ड पेंडिंग है। व्हाट आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या, कृष्णा? एकदम सिंपल क्वेश्चन, अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या? ये वो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड है जो एकदम एग्जैक्टली AS5 के साथ मैच होता है। तुमको इसमें कुछ नया सीखना ही नहीं। AS5 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते थे कृष्णा, वो भी मालूम है क्या? देवलाली। आर्यन। अप्रोक्सीमेट से अकाउंटिंग में बहुत सारी जगह पे चीजों को मेजर करने का, जब हमारे पास एक्यूरेट वे नहीं होता। एक्यूरेट वे, जैसे कोई क्रेडिटर्स है, अब उस क्रेडिटर्स को मेरे को मेजर करना है तो उसका एक्यूरेट वे है क्या? उसका बिल देख लो, तो काम हो जाएगा। बराबर है। यस। सिमिलरली कोई एक्सपेंस है, से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो देयर इज एन एक्यूरेट वे टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। 12 महीने का बिल ले लो, एड अप करो, मालूम पड़ेगा पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है। यस। लेकिन डिप्रिसिएशन कैसे ढूंढे? डिप्रिसिएशन ढूंढने के लिए कौन से 3 फैक्टर्स लगते हैं? यूजफुल लाइफ, सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू, एंड कॉस्ट। अब ये 3 में से कौन सा है जो डायरेक्टली अवेलेबल होता है? व्हाट अबाउट यूजफुल लाइफ एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड सैल्वेज वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू? एस्टिमेट करना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरे पास कोई चारा नहीं, ये दो को जब तक मैं एस्टिमेट नहीं करेगा तब तक मेरे को
तब तक मेरे को डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट जो आया है वो जिस फैक्टर्स को लेके आया है, वो फैक्टर में से दो फैक्टर तो ऐसे हैं जो प्योरली एस्टिमेशन पे है। इसे मेरा डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेशन के बेसिस पे ही आया है। हेलो, ये समझ में आता है? सेम वे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज व्हाट? बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। सेम वे इंड एस 37 हमने सीखा, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर एआरओस, क्या है ये सब? एस्टिमेशन ही है। और कोई अगर बता दे वे कि सर एस्टिमेट क्यों करते हो, तो बोला एक्चुअल दे दे, मैं कर देता हूँ एक्चुअल। एक्चुअल ढूंढने का तरीका ही अवेलेबल नहीं है। जहाँ काम ही पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन पे चलता है, उसी को एस्टिमेट कहते हैं। देखो लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखो, लाइफ में अकाउंटिंग में दोनों में, यस, अगर पता चले द बेस्ट इज नॉट पॉसिबल, बेस्ट इज नॉट पॉसिबल, तो अकाउंटिंग में हम जाते हैं फॉर नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी। वैसे भी लाइफ में बेस्ट इज नॉट पॉसिबल, वी डोंट से लेट अस नॉट लिव नाउ, या छोड़ देते हैं। नहीं ना, इसे ठीक है, बेस्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट? यही करते हो ना। होटल में भी खाना खाने जाते हो, अपना एकदम फेवरेट डिश होता, मंगा तो बोला सर आज ये नहीं मिलेगा, फिर क्या करते हो? खाना नहीं खाते हो उस दिन? खाना नहीं खाते हो? खाते, फिर क्या बोलेगा उसको कि ठीक है फिर दूसरा कुछ अच्छा है वो दे, यही बोलते हो ना। बस ये भी वही है, ये भी वही है। approximation based on available information, provision for bad and doubtful debts, valuation of NRV of inventories, बराबर ना? NRV of inventories is also nothing but estimation. Yes, याद आ रहा है कुछ? NRV कैसे ढूंढते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, शाबाश। फेयर वैल्यू आ जाता उसके अंदर, मेरे को तो पता ही नहीं था, कसम से कृष्णा। क्या बोलूं, वाशी इंडेस। बोलो। estimated selling price minus estimated further cost to complete in case of WIP minus estimate expense for sale. This could be for WIP as well as finished goods. बराबर। और ये एस्टिमेट सेलिंग प्राइस किस दिन का होता 31 मार्च। It is based on the period when this inventory is going to be sold in the normal course. लो, इसलिए हमारा प्रायोरिटी क्या रहता है? प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ये होता है कि एनआरबी ढूंढने का है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाला गुड्स है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ले लो, वही तरह एनआरबी का बेस बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है तो सेकेंड पॉसिबिलिटी है एक्चुअल सेलिंग प्राइस उस पीरियड का ले ले, वही तेरा एनआरबी का बेस हो जाएगा। एक्चुअली भी नहीं बिका है तो देन थर्ड पॉसिबिलिटी इज टेक द एस्टिमेट्स। हेलो, यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बराबर ना? ये भी एस्टिमेट ही है ना, जिसके बेसिस पे अपना डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन बेस्ड होता है। वारंटी, प्रोविजंस, यस। अब एस्टिमेट चेंज होता है क्या? एक बार एस्टिमेट करने के बाद क्या वो चेंज होता है? हाँ, क्यों होते हैं भाई? क्यों होता है? जिस बेसिस पे एस्टिमेट किया वो सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं।
या एक्चुअल डेटा अवेलेबल हो जाता है, एज द केस में बी, तो एस्टिमेट चेंज हो जाता है. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रिजल्ट फ्रॉम new information or new development and should not be treated as change in or should not be treated as correction of error. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. एस्टिमेट चेंज होता है, लोगों को लगता है एरर हुआ, अब एरर रेक्टिफाई हुआ. इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? हाँ या ना? इफ यू से हाँ, then there is no concept like change in estimate, then everything is correction of error only. तो लाइफ में कभी एस्टिमेट का होगा ही नहीं. So you need to understand when you make estimate, you very well know this will change, this will, and इसलिए तो उसको एस्टिमेट बोलते हैं. हेलो. सो उसको हम एरर का करेक्शन नहीं बोलते, उसको चेंजेस इन एस्टिमेट ही रहते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन एस्टिमेट शुड बी प्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज इन P&L अकाउंट. ब्रैकेट में देखो क्या बोला है. अदर इफेक्ट में बी चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी और इक्विटी. तो एक इम्पैक्ट होगा P&L, दूसरा मे बी एसेट में, मे बी लायबिलिटीज में, और मे बी इक्विटी में. For current period, if the change affects the current period only, you should recognize in P&L for current period if it affects only the current period. For current and future period, if the change affects both. Change affects both. बोला सर ये करंट में भी और फ्यूचर में भी, और एक जगह पे बोला है फॉर करंट पीरियड इफ द चेंज इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एस्टिमेट. अगर वो सिर्फ करंट पीरियड में इम्पैक्ट देता तो करंट पीरियड में एडजस्ट करो. अगर करंट के साथ साथ फ्यूचर पीरियड में भी इम्पैक्ट होने वाला है, तो आपको करंट और फ्यूचर पीरियड में दोनों में प्रोस्पेक्टिवली उसको इफेक्ट देना पड़ेगा. When it is difficult to distinguish between change in accounting policy and accounting estimate, treat this as change in accounting. कभी ऐसा लगे कि यार ये पॉलिसी चेंज है या एस्टिमेट चेंज है, एकदम समझ में आता, तो ट्रीट इट एज एस्टिमेट चेंज. डिस्क्लोजर में क्या क्या चाहिए देखो, क्या लिखा है. नेचर एंड अमाउंट ऑफ change that has effect in current period, yes, or expected to have in future period. Fact that future period effect is not disclosed due to impracticability, मतलब किसी चीज का इम्पैक्ट फ्यूचर पीरियड में भी होने वाला है, लेकिन हमने वो बताया नहीं है. तो बता दो कि पापा इनप्रैक्टिकल है, फ्यूचर पीरियड में कितना इम्पैक्ट होगा, इसलिए उसका डिस्क्लोजर नहीं. एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि इसका मतलब फ्यूचर में इम्पैक्ट आने वाला है. गेटिंग दिस? ये क्या आ गया भाई, तुम्हारे में भी दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो. डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एक्सपेंस और इनकम. difference between actual expense and income and estimated expense or income as accounted for in earlier year does not necessarily constitute item to be prior period item. When can item be qualified as prior period item? कब उसको प्रायर पीरियड बोल सकते हैं, और ये डिफरेंस को क्यों प्रायर पीरियड नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दैट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है. प्रायर पीरियड आइटम कैन अराइज ड्यू टू, डेफिनेशन दिया था ना, misstatement or omission. Yes, where the data could have been reasonably used, but you have not reasonably used that data, blah, 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 blah. In short, it is a theory question. खुद से लिखोगे? कितना आराम से ना बोल देते हो यार तुम लोग. यही है.
फिर क्या करते हो ऑफिस में? बॉस बोलता है कि इस पे एक नोट बना के आ जाओ या इस पे एक ये करके आ जाओ, फिर तभी क्या करते हो ऑफिस में? कि भाई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तुम बना दो इस पे। हाँ, कुछ लोग तो वही काम करते हैं। फिर क्या करते हो? करते तो फिर इधर क्यों नहीं करते? तो ऑफिस में कोई बताता नहीं है?
Question number 3. ABC is making provision for non-moving stock. ABC is making provision for non-moving stock based on no issue for last 12 month up to 31st March 17. मतलब 12 महीने तक अगर मूव नहीं करता तो बोलता है दिस इज नॉन मूविंग. The company want to provide during the year ended based on technical मतलब with the help of marketing team, understanding the market and then deciding whether वो slow moving है कि नहीं है. Total value 1 crore, provision based on 12 month 350, provision based on technical 250. Does this amount to change in accounting policy? Can company change the method of provision? हाँ, company can change the method of provision, उसके अंदर कोई टेंशन. But does this amount to change in accounting policy? No. It is an estimation of the provision for non-moving stock. So what you are changing is the way in which estimation is to be made. So इसके अंदर इसको change in policy नहीं, change in estimate बोलेंगे. और जब कभी भी change in estimate होगा उसका impact prospective impact होगा, ना कि retrospective impact. ये वाला है ना. उसका solution.
Yeah, all of you. This completes your Ind AS 10, sorry, Ind AS 8. किसी को कोई भी डाउट है तो रेज कर सकता है, और एल्स वी मूव फॉरवर्ड.